टीवी में 43 इंच बिल्कुल अजीब साइज है क्योंकि इसके अंदर आपको कम से कम 20 ब्रांड्स मिलेंगे और उनके कम से कम 50 मॉडल्स मिलेंगे। इतनी सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगी कि कंफ्यूजन डेफिनेटली होनी ही है। लेकिन आज इस कंफ्यूजन का एंड होने वाला है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको साइड बाय साइड रख के सारे टीवीज का एक ऐसा कंपैरिजन वीडियो दिखाने वाला हूं 2023 में। आपने ऐसा कंपैरिजन कोई नहीं देखा होगा, दैट्स माय गारंटी। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें एक टीवी के बारे में आपको डिटेल में बताया है, उसकी बिल्ड क्वालिटी, कनेक्टिविटी ऑप्शंस, ऑडियो क्वालिटी एंड व्हाट नॉट। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब और फीचर्स कुछ नहीं बताने वाला हूं। मेरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी पे। मैं आपको पिक्चर क्वालिटी कंपेयर करके दिखाना चाहता हूं क्योंकि वही मेन चीज है एक टीवी में। आप टीवी खरीदते हैं उससे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है पिक्चर क्वालिटी। अगर पिक्चर क्वालिटी उस टीवी की अच्छी नहीं है तो आप उसे कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आप ऑडियो क्वालिटी साउंड बार लगा के इंप्रूव कर सकते हैं। आपको ओएस पसंद नहीं है तो आप फायर स्टिक लगा सकते हैं। इसीलिए मेरा ऑब्जेक्टिव भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी का टीवी बताना है और मैं सारे बेस्ट टीवीज को एक साथ रख के आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि आप अपनी पसंद से, अपनी जरूरत के हिसाब से एक सही टीवी ले पाएं। फैसला आप करेंगे। मैं आपको सिर्फ सेम कंटेंट सभी टीवीज पे चला के दिखाऊंगा और ये सारा काम मैं कर पाया सारे टीवीज को खरीदने पे। और ये खरीदने की ताकत मुझे दी है आपने, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये मेरा पे बैक है। मैं आपको ये सारे टीवीज खरीदने के बाद बिना किसी से स्पॉन्सरशिप लिए एक ऐसा कंटेंट दिखा पाया क्योंकि आपने मेरे एफिलिएट लिंक के द्वारा परचेज करके इस चैनल की बहुत मदद करी और वो मदद से हमने इन टीवीज को खरीदा। जी हाँ, खरीदा, क्योंकि ये आपको बताना मेरा फर्ज भी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी हैं कि मैं आपको हर वीडियो में बताऊं। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है कि इन सारे टीवीज को मैंने खुद खरीदा है। किसी भी ब्रांड ने मुझे रिव्यू यूनिट नहीं दिया जिससे मैं आपको ये फेयर कंपैरिजन दिखा पा रहा हूँ। अब आपको सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग की सेगमेंट दिखाता हूँ। इस सेगमेंट के अंदर हमने 3 टीवीज को रखा है और इस सेगमेंट में मैंने रखा है एसर एडवांस्ड आई सीरीज, मी टीवी एक्स और हाइसेंस का A6H। ये 3 टीवीज को, इन तीनों टीवीज की पहली झलक पाते ही आपको समझ आ गया होगा कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है और उनमें से बेस्ट टीवी कौन सा है। जितने भी टीवीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा उन सभी के मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूं। आपको अगर इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इन तीनों टीवीज को देखते ही आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं पिक्चर क्वालिटी का कंपैरिजन करके आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इनमें से बेटर कौन सा है। आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि सेम सीन के अंदर आपको कलर्स के अंदर तीनों टीवीज के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। इस फर्क को अच्छे या बुरे की तरह से नहीं बल्कि कलर्स को सैचुरेशन या ओवर सैचुरेशन की नजर से देखें। इसका मतलब यह है कि तीनों ही टीवीज के अंदर जो सेम सीन आपने अभी अभी देखा उसमें ज्यादा कलर होने से ये बेहतर हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ढूंढनी होती है सबसे ज्यादा नेचुरल पिक्चर क्वालिटी किस टीवी के है और वो आपको दे रहा है इसमें एसर एडवांस की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा नेचुरल भी है और वो अच्छी डायनामिक रेंज के साथ भी आता है। यानी डार्कर सीन्स में आपको थोड़ी बेहतर डिटेल दिखाई देगी मी टीवी एक्स और हाइसेंस A6H के मुकाबले। जबकि तीनों के अंदर एक VA पैनल यूज हुआ है, तीनों डीलेड पैनल के टीवीज हैं और तीनों की ब्राइटनेस लगभग आसपास ही है। लेकिन ये फर्क आता है कलर ऑप्टिमाइजेशन से और कितनी अच्छी HDR कैपेबिलिटीज उस पैनल में दी गई हैं इससे। एसर ने डेफिनेटली इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम किया है और उनके कलर्स ज़्यादा नेचुरल की तरफ जा रहे हैं बजाय मी टीवी एक्स और हाइसेंस A6H के मुकाबले। ब्लैक्स के अंदर भी तीनों टीवीज की, क्योंकि ये तीनों VA पैनल हैं, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जितना क्लोजली आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा कि मी टीवी एक्स और एसर एडवांस्ड आई सीरीज टीवी के अंदर आपको ब्लैक में भी डिटेल्स दिखेंगी। हम लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि काला सिर्फ काला होता है लेकिन उसके अंदर डिटेल नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। काले रंग के अंदर भी कई डिटेल्स होती हैं। उसमें भी डिटेल्स नोटिस करने पे मुझे एसर की पिक्चर क्वालिटी और उसकी जो ब्लैक रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तीनों टीवीज के अंदर आपको HDR10 और डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी मिलती है और HDR10 के वीडियो के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो मज़ा आया वो एसर में ही आया।
उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मी टीवी एक्स के अंदर मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली, और क्योंकि हाइसेंस के कलर्स बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट करते हैं और उसकी HDR कैपेबिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी टीवी के हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम मज़ा आया हाइसेंस A6H में इन दोनों टीवीज़ के मुकाबले। और यही चीज़ मैं डॉल्बी विजन कंटेंट में भी आराम से कह सकता हूँ, क्योंकि डॉल्बी विजन फॉर्मेट की सपोर्ट होने से ही सिर्फ कुछ नहीं होता, कलर्स और डायनामिक रेंज यानी HDR कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और जब आप इन तीनों टीवीज़ में सेम कंटेंट देखेंगे तो आपको यही एहसास होगा, वही सेम सीन और कलर्स तीनों टीवीज़ में डिफरेंट। तो कंक्लूजन क्या है? आपको सबसे पहले अपना बजट देखना है और अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 43 इंच के 4K टीवी की है और आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो किसी भी डिस्काउंट सेल के अंदर आपको जो सबसे कम प्राइस पे टीवी मिलेगा वो होगा हाइसेंस का A6H। और इस टीवी में अगर ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा हो तो कोई ऐसी बुराई नहीं है कि आप इसे खरीद ना सकें, इसलिए मैंने इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इन दो बाकी टीवीज़ की बात करते हैं, मी टीवी एक्स और एसर एडवांस आई सीरीज़। इन दोनों टीवीज़ के अंदर भी आपको पिक्चर क्वालिटी के मामले में एसर ही ज़्यादा बेहतर लगेगा, चाहे आप कोई भी सीन देख लें। कनेक्टिविटी ऑप्शंस के मामले में भी दोनों टीवीज़ बिल्कुल बराबर हैं और प्राइस भी दोनों टीवीज़ का लगभग बराबर ही रहता है। लेकिन डिस्काउंट पीरियड पे यानी कोई सेल लगी हो उस समय आपको ये देखना है कि आपके बजट के जितने नज़दीक आपको एसर मिल सके आप उसे लेने की कोशिश करें, बिकॉज आई थिंक इट हैज़ द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी ऑफ द थ्री। मी टीवी एक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीवी है और ये डेफिनेटली एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, बट नॉट द बेस्ट। अगर आप मी टीवी एक्स को चुनेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे फॉर श्योर। मैंने तीनों ही टीवीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा भी मैंने इस रेंज के बहुत सारे टीवीज़ को ट्राई किया, लेकिन उन्हें मैंने इतना केपेबल नहीं समझा कि इन तीनों पिक्चर क्वालिटी वाले टीवीज़ की कंपैरिजन में मैं उन्हें रख सकूं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं, इन तीनों टीवीज़ को चुना। अब आप चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स दिए हैं और VM1 टीवी लिस्ट में भी दिए हैं, प्लीज़ उन्हें यूज़ करके इस चैनल की सपोर्ट करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर और उसके अंदर आपको बहुत अच्छे ब्रांडेड टीवीज़ मिल जाते हैं, जैसे सैमसंग का क्रिस्टल आई स्मार्ट या फिर लास्ट ईयर 2022 का मॉडल सैमसंग का क्रिस्टल नियो। इन दोनों टीवीज़ के अंदर पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन मैं आपको इस समय एक ही टीवी दिखाऊंगा, वो है सैमसंग का क्रिस्टल आई स्मार्ट, और उसके साथ रखूंगा LG UR7500 के दो वेरिएंट्स। और उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि उसमें आपको IPS और VA दोनों टाइप के पैनल मिलते हैं और मेरे पास दोनों टाइप के पैनल्स हैं। VA पैनल के अंदर मेरे पास 50 इंच साइज़ है और मैंने उसी को ही रखा है आपको दिखाने के लिए कि वो पैनल किस तरह के कलर्स और HDR कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। आप उसे देख के आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों टीवीज़ के अंदर आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी किसकी मिल रही है। एक बार आपको फिर से बता दूं कि सैमसंग के अंदर आपको VA पैनल मिलेगा, LG UR7500 के अंदर आपको जो बीच में रखा हुआ टीवी है वो VA पैनल का है, और जो एक्सट्रीम राइट में है उसके अंदर IPS पैनल यूज़ करा गया है। टीवी आपको सिर्फ ब्रांड या उसके मॉडल नंबर से नहीं, अपनी ज़रूरत और अपने रूम में आने वाली लाइट के हिसाब से भी लेना चाहिए। अगर आपके रूम के अंदर ज़्यादा लाइट आती है तो एक IPS पैनल का टीवी आपके लिए बेटर रहेगा, और अगर कम लाइट आती है या फिर आप रात को ज़्यादा टीवी देखते हैं तो आपको एक VA पैनल का टीवी लेना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर आप एक अच्छा टीवी ऑर्डर करेंगे तो हमेशा बेस्ट तरीके से एंजॉय करेंगे। इसलिए आपको अब इन तीनों टीवीज़ के अंदर पिक्चर क्वालिटी को गौर से देखना है। तीनों में सेम सीन में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल और नेचुरल कलर प्रोफाइल LG UR7500 के VA वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगी। वो ज़्यादा डायनामिक रेंज के साथ आने वाला टीवी है और उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर देन सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट। LG के IPS पैनल के अंदर कलर्स थोड़े से वार्म हैं या फिर आप उन्हें वाइब्रेंट या विविड भी कह सकते हैं। ये कलर्स देखने में अगर आप अकेले इस टीवी को देखेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस कलर प्रोफाइल को पूरी तरह चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखनी है डायनामिक रेंज, यानी एक ही सीन के अंदर जहाँ पे डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों साथ में हो, वहाँ पे शैडोज़ में यानी डार्कनेस में आपको डिटेल्स कितनी दिख रही है। और ये मुझे IPS के मुकाबले VA में थोड़ी ज़्यादा दिखी।
सैमसंग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है और उसके अंदर आपको ब्लू की थोड़ी ओवर सैचुरेशन दिखती है, यानी नीला रंग थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको दिखता तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट पैनल है लेकिन डिटेल्स बहुत ज़्यादा मिसिंग हैं। अगर हम HDR10 प्लस के कंटेंट को चलाएं जो कि हमने प्राइम वीडियो पे चलाया तो मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगेन LG UR7500 की लगी। एंड लेट मी टेल यू, इन तीनों टीवीज़ में से HDR10 प्लस की सपोर्ट आपको सैमसंग में मिलती है, LG के दोनों टीवीज़ में नहीं, लेकिन फिर भी आपको HDR10 प्लस में LG के टीवीज़ में मज़ा आया और उसका कारण सिर्फ वही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा क्लोजली देखनी होती है किसी भी टीवी की, उस टीवी को खरीदने से पहले, जो काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। डॉल्बी विजन की सपोर्ट तीनों ही टीवीज़ में नहीं है, लेकिन तीनों ही टीवीज़ में डॉल्बी विजन बहुत अच्छे से प्ले होता है। ये हमने नेटफ्लिक्स पे चेक किया और मुझे तीनों टीवीज़ में से परफॉर्मेंस में अगेन LG UR7500 सबसे बेहतरीन लगा। और ऐसा नहीं है कि सैमसंग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सैमसंग वॉज रियली गुड। डॉल्बी विजन की सपोर्ट होने या ना होने से कंटेंट प्ले होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, इसलिए सैमसंग की परफॉर्मेंस वॉज रियली रियली गुड, बट अगेन डिटेल्स वर मिसिंग। एंड यही चीज़ मुझे कमी LG में नहीं दिखी। LG के अंदर मुझे वहीं पे डिटेल्स दिखी जहाँ पे सैमसंग इन डिटेल्स को नहीं दिखा पा रहा है। अगर हम तीनों पैनल्स के ब्लैक्स को चेक करेंगे तो उसके अंदर भी एक प्लेजेंट सरप्राइज है। सैमसंग टीवी एक VA पैनल टीवी है, उससे ब्लैक्स हम अच्छे एक्सपेक्ट करते ही हैं और LG UR का VA पैनल डेफिनेटली अच्छे ब्लैक्स दिखाएगा बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट रेशो। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा सरप्राइज मिला वो LG UR के IPS पैनल से मिला, उसके अंदर भी आपको अच्छे ब्लैक्स मिलते हैं एंड इन दी डार्कनेस, जो कि IPS पैनल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, आपको वो डार्क रूम में बहुत शानदार ब्लैक्स नहीं दिखा पाता है, बट स्टिल आई वॉज गेटिंग गुड ब्लैक्स एंड दैट इज़ वाई LG के पैनल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वही हमें देखने को इस टेस्ट में मिला। तीनों ही टीवीज ब्लैक के अंदर डिटेल्स भी आपको देंगे और यही हम एक अच्छे ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आप कलर्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओवर सैचुरेशन आपको LG के IPS और सैमसंग के VA पैनल के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन LG का VA पैनल बहुत हद तक नेचुरल कलर प्रोफाइल पे आ रहा है। ये टीवीज तो तीन है लेकिन एक्चुअली में मैं आपको सिर्फ दो ही टीवीज का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ क्योंकि LG UR7500 के अंदर खरीदते समय आपको कोई चॉइस नहीं मिलती कि आपको VA पैनल मिलेगा या IPS पैनल का टीवी आपके ऑर्डर करने पे आपके पास आएगा। इसलिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि आप जो टीवी खरीद रहे हैं वो कैसा है और वो क्या है। ये दोनों टीवीज़ अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दोनों सिमिलरली प्राइस्ड हैं। इन दोनों टीवीज़ को लेके आप इन दोनों में से कोई भी लेंगे तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से एक को चुनूं तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर LG UR7500 क्योंकि चाहे दोनों ही पैनल्स में से कोई भी मेरे पास ऑर्डर करने पे आए, मैं दोनों से अच्छी डायनामिक रेंज और कलर्स की उम्मीद कर सकता हूं। और अगर आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं कि आपको सिर्फ LG UR7500 का VA पैनल ही लेना है तो आप 43 के बजाय 50 इंच लें क्योंकि उसमें डेफिनेटली आपको VA पैनल ही मिलेगा। मैंने इन तीनों टीवीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, चूज़ आपने करना है क्योंकि आप जज हैं। मैंने आपको सिर्फ कंटेंट दिखाना है जो आपको दिखा दिया। आशा करता हूं कि आप मेरे लिंक्स को यूज़ करके अपनी परचेज को पूरा करेंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल सेगमेंट में और उसमें मैं दो टीवीज़ को एक बार फिर से कंपेयर करूंगा एंड ये पर्टिकुलर कंपैरिजन मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इन दोनों टीवीज़ में पिक्चर क्वालिटी के अंदर डिफरेंसेस निकाल के आपको एक सजेस्ट कर पाना वॉज रियली रियली डिफ़िकल्ट। मैं बात कर रहा हूँ द किंग सोनी 64L की और दूसरा टीवी इनमें है LG का NanoCell 73। NanoCell 73 के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो एक्चुअली में एक QLED टीवी है। QLED एक ऐसी टर्म है जो सैमसंग की बनाई हुई है और सैमसंग और LG का जो कंपटीशन है उसकी वजह से LG QLED टर्म को ना यूज़ करके NanoCell टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअली में इस टीवी के अंदर एक क्वांटम डॉट फिल्टर लगाया गया है जिससे इस टीवी के कलर्स एनहांस होते हैं, जबकि सोनी 64L एक QLED टीवी नहीं है।
आप दोनों ही टीवीज़ की पिक्चर क्वालिटी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप यही ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें बहुत हल्का सा या फिर बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। मैंने हल्का सा और ज़्यादा दोनों इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोगों को ये अंतर बहुत डीपली नज़र आ जाएगा और वो अंतर है HDR कैपेबिलिटीज़ का, यानी डायनामिक रेंज का, और वो आपको LG नैनो सेल में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। कलर्स आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड मिलेंगे सोनी में, लेकिन LG नैनो सेल 73 आपको थोड़ा सा नेचुरल कलर प्रोफाइल दिखाएगा। अब सबकी पसंद बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे पसंद से ज़्यादा आपको एक और मेजर डिफरेंस जानना है और वो है पैनल का। सोनी 64L के अंदर आपको एक IPS डीलेड पैनल मिलता है, जबकि नैनो सेल 73 के अंदर आपको एक VA डीलेड QLED पैनल मिलता है। दोनों की ब्राइटनेस लगभग बराबर है और दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के पैनल हैं, लेकिन उनकी कॉन्ट्रास्ट रेशो में बहुत फ़र्क है। सोनी आपको 1100:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो देता है, जबकि LG नैनो सेल आपको 3200:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो देता है, और यही आपको ब्लैक्स में देखने को मिलेगा। आपको ब्लैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे LG में, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें कि सोनी IPS पैनल होते हुए भी 1100:1 कॉन्ट्रास्ट रेशो होते हुए भी आपको बेहतरीन ब्लैक्स दिखाएगा, और ये एक अच्छी क्वालिटी के पैनल का नतीजा होता है। अगर आप कलर्स देखेंगे तो कलर्स में भी आपको बहुत वाइब्रेंसी दिखेगी, बहुत ज़्यादा विविड कलर्स आपको दिखेंगे सोनी में, और ये अगेन एक बहुत अच्छे पैनल और कलर ऑप्टिमाइजेशन का नतीजा है जो आपको सोनी में इतने अच्छे कलर्स मिल रहे हैं। LG नैनो सेल हाउएवर आपको बहुत नेचुरल कलर प्रोफाइल दिखानी शुरू करेगा, और ये आप फेसेस पे देख सकते हैं। जब कोई भी फेस आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नेचुरल कुछ लगने लगेगा। और अगर हम कंटेंट देखते हैं तो कंटेंट के अंदर भी ये फ़र्क साफ है। HDR10+ की सपोर्ट दोनों टीवीज़ में नहीं आती, और ना ही दोनों टीवीज़ डॉल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले HDR10+ की सपोर्ट आपको दिखाता हूँ, और ये कंटेंट देखते समय मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि इसमें जो डिटेल्स मैं ढूंढ रहा था वो मुझे LG नैनो सेल में मिली, सोनी 64L में नहीं। आपको डिटेल्स ऑब्जर्व करनी है डार्कनेस में, शैडोज़ में, जहाँ पे आपको एक्चुअल में पता चलना चाहिए कि कंटेंट में क्या दिखाया जा रहा है। और अगर मैं आपको जो पॉज करके बार बार सीन्स दिखाता हूँ उसके अंदर आपको फ़र्क दिख रहा है, तो वही फ़र्क मैंने दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आपको HDR10+ के अंदर भी ये फ़र्क दिखेगा और डॉल्बी विजन के अंदर भी आपको ये फ़र्क दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सोनी 64L एक ख़राब टीवी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टीवी है और उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम और बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं आपको वो थोड़े ओवर ज़्यादा डार्कनेस दिखा देगा, और ये फ़र्क आता है कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर टेक्नोलॉजी की वजह से जो सोनी 64L में यूज़ करी गई है। सोनी 64L कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर की मदद से थोड़ा डार्क ब्लैक्स आपको दिखाता है, इसी वजह से आपको ब्लैक्स IPS पैनल होते हुए भी बहुत अच्छे दिखते हैं इस टीवी में। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें, यानी उस फीचर को मैन्युअली सेटिंग्स में ऑफ कर दें, देन द टीवी इज़ फैंटास्टिक। तब आपको एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं लगेगा LG और सोनी की पिक्चर क्वालिटी में। आप दोनों टीवीज़ में इक्वली एक सेम तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपने एक टीवी लेना है इन दोनों में से, दोनों नहीं। आप कैसे डिसाइड करेंगे? इन दोनों की कॉस्ट में थोड़ा फ़र्क है। ये 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क आपको सबसे पहले देखना है। आपको ये नैनो सेल बैजिंग पे नहीं जाना है, आपको QLED बैजिंग से कुछ मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पिक्चर क्वालिटी से मतलब है। आपके सामने दोनों टीवीज़ हैं और आप पिक्चर क्वालिटी देख के डिसाइड करिए। और दूसरी चीज़ सोचिए अपने रूम के हिसाब से किस पैनल की सूटेबिलिटी ज़्यादा है। आपके रूम में अगर ज़्यादा रोशनी है आपको सोनी 64L लेना है, और अगर कम रोशनी है या फिर आप रात को देखते हैं टीवी तो आपको LG नैनो सेल 73 लेना है, क्योंकि वहीं आपको ये सबसे अच्छे कलर्स और ब्लैक्स दिखा पाएगा और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगी। इसी हिसाब से अगर आप चूज़ करेंगे और एक टीवी को ऑर्डर करेंगे मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक से, तो आपका बहुत बहुत उपकार मुझ पे रहेगा और आप एक बेस्ट टीवी अपने परिवार के लिए लेके आएंगे।
मैंने सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 टीवी लिस्ट में भी दिए हैं, जाइए उन्हें चेक करिए। मेरी कोशिश एक ऐसा वीडियो बनाने की थी जिससे आपको एक सही डायरेक्शन मिले और आप एक सही टीवी चुन पाएँ। इतने सारे मॉडल्स में कन्फ्यूजन होना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, लेकिन मैं आप सभी के सवालों के इंडिविजुअल जवाब देने से अच्छा एक ऐसा वीडियो बनाना ज़्यादा कंफर्टेबल समझता हूँ जिससे आप सभी का फ़ायदा हो सके। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और कई टीवीज़ जो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करे, ट्रस्ट मी, वो सारे टीवीज़ मेरे पास हैं, लेकिन उन्हें मैंने इस लायक नहीं समझा कि इस कंपैरिजन में इंक्लूड करूं, क्योंकि उनकी पिक्चर क्वालिटी, उनके कलर्स और उनकी डायनामिक रेंज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो एक कंपैरिजन में इन टीवीज़ के आगे स्टैंड कर सकें। ये सारे टीवीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करे वो अपनी अपनी सेगमेंट में बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से कोई भी टीवी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो उसे लेके आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं। मैं एक रिव्यूअर हूँ और रिव्यूअर की तरह ही एक प्रोडक्ट को देखता हूँ। मेरा काम है उस प्रोडक्ट में कमी निकालना या उसकी खूबी बताना। आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे अपने और अपने परिवार के लिए बेस्ट होगा। आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 टीवी लिस्ट में भी। आशा करता हूँ आप उन्हें यूज़ करेंगे। और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप में से कई लोगों के कॉमेंट्स को आंसर करने की। आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच।